तो आपके सामने है 16 जनवरी वाला आपका मॉडल पेपर और वो है नंबर कौन सा 4। तो चौथा मॉडल पेपर हो चुका है हमारा और इस बार जो मैंने पेपर बनाया था वो बहुत सीधा सा पेपर था, मतलब कोई हार्ड लेवल का क्वेश्चन मैंने डाला ही नहीं था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो यहां से सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या था। एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। एक तो मैंने दिया था परसेंटेज में और दूसरा जो लिखा है वो देखो किस में लिखा था, भाग में। अब आपको यहां पर दो काम हो गए, परसेंटेज भी हो गया और यहां से फ्रैक्शन भी हो गया। आपको क्या करना है, अगर इसको परसेंट रखना है तो उसको भी फिर परसेंटेज में चेंज करो और 4/5 भाग को प्रतिशत में अगर चेंज करोगे तो कितना परसेंट होता है, तो 4/5 इंटू 100 और यहां से हो गया कितनी बार 20 और 20 4 कितना हुआ 80%। मतलब 4/5 भाग अगर किसी संख्या का बोले तो मतलब कितना हुआ 80% हुआ। तो क्या बोल रहा है कि किसी संख्या या एक संख्या का जो 65% है वो उस संख्या के 80% से 21 कम है। इससे ये 21 कम है। तो नंबर में देखा जाए तो 21 कम है और परसेंटेज में देखा जाए तो 15% कम है। इसका मतलब हुआ कि 15% की वैल्यू इस सवाल में कितनी हो गई 21। तो 15% 21 के बराबर है। तो ये हो गया 15% 21 के बराबर। फिर पूछा वह संख्या कितनी है, हमें संख्या निकालनी है। अगर कभी जो ज्ञात करना हो परसेंटेज इक्वल टू संख्या में, मैं क्या पढ़ाता हूं आपको कि हमेशा जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर लिखा जाता है। अगर मुझे पूरी संख्या निकालनी है मैं 100% ऊपर लिखूंगा, जो ज्ञात करना ऊपर दे रखा है वो नीचे और संख्या साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब काट दो। 5 से हो गया 3 बार, 5 से हो गया 20 बार और 3 से ये कट गया 7 और 7 इंटू 2 कितना हो गया 140। तो ये हो गया इसका आंसर 140 140। ठीक है, साइड में एक मैसेज और चल रहा है वो और आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर आगे बताता हूं मैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन देखो, गुणनफल 2157 की पावर 167 है, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक का टॉपिक देखो आप सबको पता होगा। इकाई अंक अगर कभी निकालना हो तो हमें सिर्फ मतलब इकाई से होता है, आगे नंबर से कोई लेना देना नहीं। मतलब ये सवाल हो गया एक तरह से 3 की घात 167 ऐसे। और कभी भी जो नंबर है वो होता है 0 1 5 6। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनकी पावर कितनी भी हो इनका इकाई अंक यही रहता है। लेकिन इसके अलावा जो नंबर है उन सब के लिए क्या करना, 4 का भाग लगा देना। सबके लिए जो बचे हैं उनमें 4 का भाग लगाओ और 4 का भाग लगा के सीधा शेषफल पता करो, शेषफल क्या आ रहा है। तो 4 का भाग लगाओ 16 तक पूरा गया, फिर यहां से एक बचा कितना 3, मतलब 3 की घात 3 बच गया, शेषफल 3 बच गया। तो 3 की घात 3 कितना होता है 27 और 27 में लास्ट डिजिट क्या आएगी 7, मतलब हमारा इकाई अंक कितना हो गया 7 हो गया। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखो तीसरा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। 1/7 भाग, ठीक है, ये हो गया 1/7 भाग उसके 1/11 भाग, ये 1/11 भाग से 100 अधिक है। ये अधिक होना, कम होना, ज्यादा होना, इन सब का मतलब मैथ्स में क्या होता है, डिफरेंस, अंतर से होता है। तो ये हो गया इस तरह से। अब 7 और 11 है तो 7 और 11 के एलसीएम ले लो, कितना हो गया 77। 7 का भाग लगाओ, यहाँ कितना आया 11 भाग, ये हो गए 11 भाग, माइनस 11 का भाग लगाओ 7 बार तो 7 भाग, ये हो गया बराबर कितना है 100 हो गया। 11 में से 7 गया तो 4, 4 भाग, तो 4 भाग बटा में कितना है 77 हो गया और इज इक्वल टू कितना हुआ 100। ठीक है, अब वो क्या पूछा है, यह वह संख्या ज्ञात करो, मतलब संख्या निकालनी। कभी भी दोस्तों जैसे देखो आधा हम किससे लिखते हैं 1/2 भाग से। ये अगर आधा है तो पूरा हम किससे लिखते हैं, तो आधा 1/2 है तो पूरा कितना हुआ, तो आधा और आधा मिलकर कितना बन जाता है 1। तो अगर कभी पूरा ज्ञात करना है तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक भाग ज्ञात करना है। तो यहां से अगर मैं एक भाग ज्ञात कर लूं तो एक भाग कितना हुआ, तो क्या होगा 100 उधर ही रहेगा, 77 ऊपर चला जाएगा, उधर इधर से उधर भेजेंगे और 4 आ जाएगा नीचे की तरफ, तो यहां से कट जाएगा कितनी बार 25 बार। और 25 का गुणा किससे होगा 77 से, तो 25 का गुणा 77 से करो तो 25 7 175, ये हो गया 17 हासिल, फिर वापस 175। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 8 और 9 192, तो ये हो जाएगा कितना 1925। ये आपका ऑप्शन हो गया पहला वाला। ठीक है, नेक्स्ट है किसी संख्या के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। इस तरह के सवाल जब भी आ जाए हमेशा ऑप्शन से किया करो। अगर ऑप्शन दिख जाए तो ऑप्शन से करो, नहीं तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो तो उससे करो। इक्वेशन में मत पढ़ो फालतू में। क्यों देखो, किसी संख्या का स्क्वायर करोगे, मान लो ये हो गया कोई नंबर है इसका स्क्वायर हो गया, उस संख्या का क्यूब करोगे ये क्यूब हो गया, फिर क्या बोलोगे कि इसमें से घटाया जाए तो ये 48 आएगा। फिर आप यहां से कॉमन लोगे, फिर एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से x -1 आ जाएगा, फिर यहां से 48 आएगा।
अब आगे कहाँ जाओगे, फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा, फिर हम यहाँ से आगे फैक्टर निकालने अगर गए कि ये एक्स इंटू एक्स है, फिर अंदर गुणा करने गए तो वापस वही आएगा। तो इस तरह से द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कहीं पर भी नहीं जाना है, सीधा ऑप्शन से करो कि भाई 48 अगर शेषफल आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब देखो, क्यूब जो है, क्यूब में से स्क्वायर माइनस करना है। एक का क्यूब एक, मतलब ही नहीं है। दो का क्यूब छोटा है, तीन का क्यूब 27 तो भी छोटा है, चार का क्यूब 64 वो बड़ा हो गया। अब तो देखो, चार का क्यूब है 64 और चार का स्क्वायर करो तो चार का क्यूब कितना है 64, चार का स्क्वायर कितना है 16 और 64 में से 16 माइनस करो कितना आया 48। इसका मतलब हो गया हमारा काम। तो 48 यहां पर शेषफल आता है तो किसकी वजह से आया, चार के क्यूब से। बताओ वह पूर्णांक कितना है, तो वो पूर्णांक कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए। कभी भी याद रखें, अगर भिन्न का अंश या हर कुछ भी बढ़ाए या घटाए, अगर ऐसा कभी दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे, फ्रैक्शन लिख दो, भिन्न लिख दो x बटा y। ठीक है, अगर भिन्न को 20% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है अभी आपको डायरेक्ट लिखना है कि वो कितने परसेंट हो जाएगी। यहां से 20% भिन्न मैंने बढ़ाई है तो हो कितनी जाएगी, हो जाएगी 120%, क्योंकि 100% तो पहले भी रही होगी, सीधा 120। दूसरा है हर को 25% बढ़ा दिया जाए, सीधा लिखोगे 125% ऐसे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोला है, तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 हो जाती है। तो 3/5 इसके सामने लिख दो ऐसे। अब इससे क्या होगा, परसेंटेज कट गया, ऊपर नीचे कट रहा है तो ये यहां से मान लो 5 के पार्ट से, तो 5 से हो गया 24 बार और 5 से हो गया ये 25 बार। अब बीच में कभी भी बराबर हो तो आमने सामने भी कटता है, तो नीचे की संख्या से नीचे की संख्या ये कट जाएगी, तो यहां से कट गया कितनी बार 5 बार, और इससे देखो ये कट गया कितनी बार 8 बार। अब हमें x बटा y का आंसर निकालना है, तो इधर की संख्या उधर भेज दो, तो जो यहां ऊपर दिख रहा है वो उधर नीचे जाएगा और इधर वाला नीचे वाला उधर ऊपर जाएगा। तो x बटा y का आंसर कितना हो जाएगा, उधर 5 हो गया और यहां पर आया 8, तो 5/8 ये हो गया आपका आंसर। डन। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का योग है 528 और उनका एचसीएफ मस 33 है। कभी भी याद रखना, इस मस का मतलब क्या है, जो हम बोलते हैं एचसीएफ, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सिंपल सा कॉमन। मतलब दो संख्याओं के बीच में ये कॉमन है, तो दो कोई संख्या है उनमें कॉमन है 33, तो वो संख्या क्या होगी, तो याद रखो कोई भी संख्या जो बनती है अगर उसके अंदर कुछ कॉमन है तो बाकी दूसरा एक्स्ट्रा और हो सकता है, लेकिन उस कॉमन के साथ उस एक्स्ट्रा वाले का गुणा कर लो। तो कॉमन के साथ वो एक्स्ट्रा वाला पता नहीं यहां कितना हो ना पता नहीं यहां कितना हो, तो यूं मानो कि एक संख्या है 33x और दूसरी संख्या है 33y, दोनों के अंदर 33 कॉमन है और एक्स्ट्रा जो भी है वो पता नहीं हमें क्या है। जैसे एक एग्जांपल मान लो 4 1 6 है, अब 4 होता है 2 × 3 2 × 2 और 6 होता है 2 × 3, दोनों में कॉमन क्या है, ये देखो ये कॉमन है, तो ये कॉमन है। अब ये नंबर अलग हो सकता है, ये नंबर अलग हो सकता है, दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां पर क्या लिया है, एक संख्या हमने ये मान ली, दूसरी संख्या हमने ये मान ली। अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों संख्याओं योग 528 है, मतलब इनको जोड़ने पर 528 आता है। तो यहां से 33 क्या हुआ, दोनों में कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा x + y हो गया इज इक्वल टू 5 to 8 हुआ। और अब इसको उधर भेजते हैं तो यहां से x + y इज इक्वल टू 5 to 8 अपॉन यहां से 33 में किसका डिवाइड होगा, सिर्फ 11 का, तो फिर ऊपर भी 11 के लगेगा, तो ऊपर 4 और 8 48 और 11 में यहां लगाओ तो 3 और 3 से लगाओगे तो कितना 16, मतलब x + y इज इक्वल टू 16 है। अब वहां पर क्या पूछा है, इस प्रकार की संख्याओं के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। तो अब देखो x और y मिलकर 16 है, मतलब ये जो अलग अलग नंबर आए थे ये 16 होना चाहिए, लेकिन याद रखें इस 16 के आपको प्लस नंबर जो लेने हैं वो ऐसे लेने हैं कि कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए उनमें, इस तरह से लेना है कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब x + y 16 अगर बनाए तो कॉमन कुछ नहीं हो, ऐसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो ऐसा नंबर यहां पर हो सकता है क्या, एक के साथ क्या हो सकता है 15, एक हो जाए एक, दूसरी तरफ क्या हो जाए 15 हो सकता है। ठीक है, तो यहां से 1 और 15 1 हुआ, और देखो 2 के साथ 14 नहीं ले सकते, कॉमन आ जाएगा, 3 के साथ 13 ले सकते हैं, 3 और 13 यहां पर हो जाएगा 16, फिर 4 के साथ नहीं ले सकते, 5 के साथ, तो अगर इसको 5 लो तो उधर कितना आएगा 11। ठीक है, प्लस वाला था 5 और 11। फिर नेक्स्ट देखो और क्या है,
छः छः 10 नहीं ले सकते, 7 ले तो 7 इधर है, उधर कितना आएगा 9 आ सकता है। फिर यहाँ से 7 और 9 उसके 8 नहीं हो सकता, 9 हो सकता, 2 तो वापस हो ही गया। तो इसका मतलब 9 10 11 12 तो वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखें तो 1 2 3 4 ऐसे कितने सेट हो सकते हैं, 4 सेट हो सकते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कुल कितने सेट हो सकते हैं। तो इस तरह के अगर कुल सेट देखें तो कुल सेट कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि किसी बच्चे को अगर मतलब समझना हो कि सर इसका क्या मतलब है, तो मतलब ये है दोस्तों कि यहां से जो संख्या है ना, जैसे मान लो मैं आपको ये सेट बताऊं, ये इसका क्या मतलब है। सवाल ये है कि एक संख्या है 33x, दूसरी संख्या है 33y। तो जो आप x और y लिख रहे हो ना, वो उसका मतलब है कि एक संख्या ये है और दूसरी संख्या जो है वो दूसरी संख्या 33 इंटू 13 है। मतलब 99 एक संख्या है और 13 39, 13 39, 39 और 3 42। मतलब एक संख्या 99 है और दूसरी संख्या 429 है। उसका एचसीएफ क्या होगा, तो उसका एचसीएफ तो दोनों में कॉमन क्या है, 33 कॉमन है। और दोनों इनमें कॉमन क्यों नहीं बोला मैंने, कॉमन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में कुछ कॉमन हो गया तो एचसीएफ फिर बड़ा हो जाएगा। हमें एचसीएफ को बड़ा नहीं होने देना है, 33 का 33 ही रखना है। इसलिए ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। डन, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं। ये पैटर्न है कौन सा, जब किसी मतलब जो एग्जाम होता है उसमें 2 सब्जेक्ट देता, फिक्स है वो कि 2 सब्जेक्ट देगा और 2 सब्जेक्ट में वो फेल और पास वाले की बात करेगा। ऐसे सवाल का मतलब होता है ये वाला सीधा सा लॉजिक कि यहां पर बोल रहा है इंग्लिश में 70% जो है वो 70% पास है, इंग्लिश यहां पर गणित में 80% क्या है, पास है, लेकिन 10% जो है वो दोनों में क्या है, फेल है। अब 10% दोनों में फेल है तो या तो तीनों को फेल की कैटेगरी में डालो या फिर तीनों को पास की कैटेगरी में डालो। ठीक है, सवाल दोनों से होगा। चलो देखो दोनों बताता हूं मैं कैसे। तो या तो इसको फेल की कैटेगरी का मतलब है अगर इंग्लिश में 70% पास है तो 30% फेल हुए, तो 30% फेल, ये मैं फेल की कैटेगरी बना रहा हूं और इस तरफ मैं पास की कैटेगरी बना रहा हूं। ठीक है, अब देखो और गणित में कितना है, 80% पास है तो इसका मतलब 20% फेल हुए। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद है कि दोनों सब्जेक्ट में 10% फेल है तो दोनों सब्जेक्ट में जो वो संख्या देगा वो लिखा जाता है सेंटर में। मतलब ये 10% लोग जो है वो दोनों तरफ है, कॉमन है, तो इसलिए क्या किया जाता है, इसमें सेपरेट सेपरेट को जोड़ दो आप। 30% और 20% इसको तो जोड़ दो और जो कॉमन है उसको हटा दो, क्योंकि कॉमन 2 बार है जबकि होना कितनी बार चाहिए, 1 बार। इसलिए तो 30 + 20 50, 50 में से 10 गया तो 40, और ये 40 कौन से वाले लिखे आपने, फेल वाले। इसका मतलब इस एग्जाम में जो फेल वाले बच्चे हैं वो फेल वाले बच्चे कितने हो गए, 40%। एक तो तरीका ये है। अगर कोई चाहे कि इधर से करते हैं तो देखो आपको फिर इसको रिवर्स उल्टा करना पड़ेगा। जैसे इधर यहां उल्टा किया है, 10% अगर फेल है तो पास कितने हुए, 90%, तो यहां पर 90% आएगा। अब बहुत सारे सोचेंगे सर 90% कैसा हो सकता है, ये तो 70 है। तो भाई यहां पर इसलिए 2 पैटर्न है, आप वो करो ताकि आपको समझ में आ जाए, वरना सवाल तो इधर से भी होगा। कैसे होगा, सेपरेट सेपरेट को जोड़ दो 70% ये, 80% ये, और जो कॉमन है वो 90 हटाओ, तो ये वाले कैटेगरी कौन सी आएगी, पास। आपको लग भले ऐसा रहा हो संख्या है, सवाल आपका तो भी होगा। तो यहां से 70 80 कितना हुआ, 150, 150 में कितना गया, 90, बचा कितना, 60। इसका मतलब यहां पर 60% बच्चे पास है। और उधर देखो ये निकाला फेल कितने हैं, 40%। हो गया दोनों तरफ से, पास वाले अगर 60 है तो फेल वाले 40 ही आएंगे। ये हो गया यहां पर। अब आगे क्या लिखा है, यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। 144 अभ्यर्थी संख्या दे दी, किसकी दी है, पास होने वालों की, और पास होने वालों का परसेंटेज कितना है, 60%। इसका मतलब क्या हुआ कि 60% की वैल्यू हुई 144। ये हो गया। अब पूछा कुल अभ्यर्थी कितने हैं, मतलब क्या निकालना, 100%। जो ज्ञात करना है ऊपर आ गया, जो दे रखा है वो नीचे आ गया, और संख्या इधर साइड में मल्टीप्लाई। 0 से 0, 6 से काटो 6 2 12 और 4 24, तो ये हो गया 24 × 10, और 24 × 10 से कितना हुआ, 240। तो ये हो गया आपका आंसर 240। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है राहुल ने 2 साइकिलें कुल 1500 रुपए में खरीदी है। ठीक है, उनका क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस। उसने एक साइकिल 20% हानि पर बेची, दूसरी साइकिल 20% लाभ पर बेची। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, ये देखो ये मेन पॉइंट है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है।
ठीक है, फिर आगे क्या बोला, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना है। तो भाई उसने दो साइकिलें खरीदी, अब एक कितने की दूसरे कितने की ये तो हमें पता ही नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जब कभी विक्रय मूल्य बराबर हो दोनों का, उस समय आपको क्या करना है, आपको एक साइकिल जो है वो एक्स की माननी है और दूसरी वाली वाई की माननी है। अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो ठीक है, फिर क्या होगा, अब आप मान लो पहली साइकिल जो है आपने 20% हानि पर बेची, तो बताओ कितने परसेंट में बेची। 20% आपको नुकसान हुआ, तो आपने बेची कितने परसेंट में, तो 20% नुकसान हुआ तो आपने 80% में उसको सेल कर दिया। अच्छा 80% किसका, जितने की लाए होंगे, लाए कितने की, तो लाए थे हम एक्स रुपए की, तो इसका मतलब है एक साइकिल एक्स रुपए की है, उसको 20% हानि पर बेच दिया, बोले तो 80% पे बेच दिया, उसकी कीमत का 80%। दूसरी वाली को 20% लाभ पर बेचा, तो दूसरी साइकिल कितने की थी, वाई रुपए की, उस पर 20% कमाया, तो बेचा कितने में, 120% में बेच दिया। ठीक है, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर, तो दोनों का विक्रय मूल्य ये बराबर हो गया। ऐसे अब देखो सवाल कितना शॉर्ट में हो जाएगा, ये परसेंट परसेंट कट गया, 0 0 कट गया, 4 के पहाड़े से 2 बार, 4 के पहाड़े से 3 बार। कभी भी मैथ्स वाला और इंग्लिश वाला साथ में आए तो इधर वाले का आंसर उधर होता है और उधर का आंसर इधर होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से देखो x अनुपात y कितना हो जाएगा, तो x का आंसर इधर कितना हुआ 3 और y का आंसर इधर कितना हुआ 2। मतलब जो साइकिल है वो लाया था x और y, दो साइकिल है, उनका क्रय मूल्य हमारे पास आ चुका है अनुपात में। अब पूछा क्या है, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताओ। अनुपात का मीनिंग आप सब अच्छे से जानते होंगे कि अनुपात का मतलब क्या होता है कि 3 भाग यहां पर है, 3 हिस्से यहां पर है, तो 2 हिस्से यहां पर है, तो दोनों साइकिलों के टोटल कितने हिस्से हुए, मतलब 3 भाग 3 रुपए देकर ये लाए और ये लाए हैं साइकिल 2 रुपए देकर, तो दोनों साइकिल देखा जाए तो कितने में लाए, 5 रुपए में, मतलब 5 भाग, और 5 भाग का पैसा कितना लगा खरीदते टाइम, 1500। 5 का मतलब 1500, तो एक का मतलब कितना हुआ, आप खुद सोचो, सबको पता है 5 का मतलब 1500, तो एक का मतलब कितना हुआ 300, तो एक का मतलब 300, तो तीन का मतलब, एक का मतलब 300, तो तीन का मतलब कितना हुआ 900, और दो का मतलब कितना हुआ, तो दो का मतलब हुआ 600। इसका मतलब एक साइकिल 900 की है और दूसरी साइकिल 600 की है। चेक करो, ये रहा डी ऑप्शन आपका, 600 और 900। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 25,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4%, तीसरे वर्ष के लिए 5% के दरों पर उधार लिए गए। अब यहां पर जान, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज दिया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में तीनों साल की रेट अलग अलग रखी, तो इसका मतलब है आपको सवाल बेसिक से करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक से बोले तो कौन सा, ये है शुरुआती पैसा 25,000, पहले वाले पर कितना ब्याज मिल रहा है आपको 3%, तो इसका मतलब है वो लिखोगे आप 103, 1 प्लस दर बटा 100, जो फॉर्मूला लिखते हैं कि दर कितनी है 3, तो 103% वो पैसा बन जाएगा। दूसरी तरफ कितना है 4%, तो दूसरे साल का है 4%, तो 104 बटा 100 हो जाएगा। तीसरे साल के लिए है कितना 5%, तो ये हो जाएगा 105 बटा 100, ये हो गया। ठीक है, दिया गया। और 3 वर्षों बाद उसके लिए कुल कितनी रकम दी गई, 3 वर्षों बाद कुल कितनी, मतलब क्या निकालना है, टोटल। टोटल को क्या बोलते हैं हम ब्याज में, मिश्र धन, तो हमें मिश्र धन निकालना है। तो ये देखो 3 जीरो से यहां पर 3 जीरो कट, फिर यहां 25, 25 से 100 काट देते हैं 4 बार, 4 से इसको काट देते हैं तो 4 2, ठीक है, और फिर कितना बचा 24, 24 कितनी बार हो गया 6 बार, तो इससे कट गया ये। और कोई है यहां पर नहीं, बस ये 10 बचा हुआ है, तो इसको भी काट देते हैं। 5 के पहाड़े से ये 2 बार और 5 के पहाड़े से इसको काट देते हैं 21 बार, फिर 2 से इसको काट दो तो 2 से ये और कट गया 13 बार, मतलब 103 इंटू 13 इंटू 21 ये बचा हुआ है। तो इसका गुणा कर लेते हैं 103 का, ठीक है, तो चलो 103 पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 13 1 13, फिर हासिल कितना हुआ 1, फिर 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना हुआ 27, और इसका गुणा किससे करेंगे 103 से, तो यह 103, 3 3 कितना हुआ 9, 7 3 कितना 21, हासिल कितना 2, 3 2 9, 9 2 11, फिर जब भी कभी जीरो आ जाए डबल क्रॉस लगा दो, ठीक है, फिर यहां पर आया 3, फिर ये 7 और यहां आया 2, तो ये हो गया 2। अब टोटल देखो 9, फिर 1, ये 4, फिर 8 और 2, तो देखो 28 419, कहीं है क्या 28 419, मतलब गुणे गलत किया है, 13 एकम 13, ठीक है, फिर 13 दूनी 26 और 1 27, सही है, और कोई बच गया क्या फिर, तो यहाँ 103, 3 3 9, 7 3 21, 21 का, अरे यहाँ गुणा गलत हो गया, चलो वापस देख लेते हैं। तो 3 3 हो गया 9, 7 3 21 का 1, हासिल 2, 3 2 6, 6 और 2 8 है, फिर डबल क्रॉस, और यहां से 3 है, फिर 7 है और ये 2 है, चलो 9 है, फिर 1 है, 8 3 11 के 1, और ये यहां से 28 119, ये रहा पहला ऑप्शन 28 119, ठीक है।
चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो ये मैसेज चल रहा है साइड में, वो मैसेज है आपके लिए कि ये जो आपको हर गुरुवार को मैं हर लाइब्रेरी में आ आके जो मैं पेपर बांट रहा था आपको, ठीक है, कि मैं जो है ट्राई कर रहा था मेरी तरफ से कि बच्चों को कुछ अच्छा मिले, उनको एक पेपर मिले उस तरह से, ठीक है। लेकिन हर लाइब्रेरी में मैं जा जाके पेपर दे रहा था वहां पर, और वहां पर बहुत टाइम ऐसे हैं कुछ लाइब्रेरी वाले के सर पेपर नहीं आ रहा है, ऐसे भी था, और कुछ जगह एक्स्ट्रा पड़े हुए भी थे, ठीक है। और जबकि मैं मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हर बच्चे को बांट रहा था, मेरी लगभग 4 से 5 हज़ार प्रिंट हर गुरुवार को जारी थी, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पेपर बहुत लेट पहुंच पा रहा था, क्योंकि बहुत जगह देने के लिए मैं लेट हो जाता था। तो अब मैं इसका नया तोड़ निकाला है, और वो ये है कि इस पेपर को जो है अब गुरुवार को लाइब्रेरी में जो हर बार दे रहा हूं मैं, ऐसे लेट हो जाता है, जैसे मान लो कुछ लाइब्रेरी में रविवार को जा रहा है, कहीं कहीं तो सोमवार तक भी जा रहा है, क्योंकि देने में बहुत लेट हो जाता है, मैं भागता दौड़ता जाता हूं सबके पास इसलिए। तो अब क्या कर रहा हूं, अब ये पेपर मैं आपको सीधा प्रोवाइड कराऊंगा ऐप पर, MR नरेश सर जो है वहां पर, और उसके अंदर ऐप में जाओगे तो ऐप में लिखा हुआ है फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, फ्री टेस्ट सीरीज, एक आपका कॉलम बना हुआ है वहां पर, ठीक है। तो 3 बॉक्स बने हुए, यहां पर लिखा हुआ है पेड कोर्स, ठीक है, यहां पर पेड कोर्स है, फिर इसके अंदर फ्री कोर्स है, तो यहां से फ्री वाला, और उसके पास में बना हुआ है फ्री टेस्ट सीरीज। तो यहां पर आपको मिल जाएगा पेपर आपका फ्री टेस्ट सीरीज में। तो फ्री टेस्ट सीरीज में इस बार आपको पेपर जो हर गुरुवार को जो देता हूं, वो गुरुवार वाला पेपर वहां मिलेगा। लेकिन इसका आप अगर देखें तो आपको फायदा क्या है, देखो एक यहां से पॉजिटिव चीज क्या हो रही है, वो क्यों यहां पर मैं ला रहा हूं, उसका कारण ये कि बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, अच्छे से उनकी तैयारी भी बहुत सारों की तो हो चुकी है। अब क्या करो, आप टेस्ट यहां पर दो, इससे क्या होगा, टेस्ट दिया उसी टाइम लास्ट में सबमिट कर देना, सबमिट करते ही आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने कि आपके कितने नंबर आए। दूसरा ये टाइमिंग, कि आपको टाइम कितना लगा, तो कितने टाइम में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, और उसके बाद उनका सॉल्यूशन। तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि कब आएगा सॉल्यूशन में क्या है, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन वीडियो के लिए क्या है वो मैं आपको जरूर बता दूंगा, ठीक है। अगर किसी को ये कुछ भी नहीं पता हो, सर ऐप कहां पर है, कौन सा क्या है, तो 8561890969 इस नंबर पर, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप पर आप हाय लिखकर भेज देना, आपको सभी चैनल सब कुछ लिंक भी मिल जाएगी, और नहीं पता चले तो मेरा स्टाफ आपको सारी चीजें भी बता देगा, ठीक है। तो यहां से आपको यह पता चलेगा कि दूसरे लोगों के बीच में मेरी रैंक क्या चल रही है, जिन्होंने टेस्ट दिया है उसमें मेरी रैंक क्या है, मैं कहां पर हूं उन सबके बीच में, और मेरे गलत कितने हो रहे हैं, मेरे नेगेटिव मार्क्स कितने हो रहे हैं, नेगेटिव होने से मेरे नंबर कितने कट गए, ये सारी चीजें आपको ऐप पर पता चलेगी। क्योंकि नॉर्मल तो आप क्वेश्चन कर ही रहे हो, लेकिन वहां पर अब आपको आपकी रैंक भी पता चल जाएगा और टाइम भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए अब गुरुवार वाला पेपर जो है वो लाइब्रेरी में जो देने आ रहा था, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उनको मैं देने जा रहा था, अब वो पेपर लाइब्रेरी में नहीं आएगा, ठीक है। अब आपका पेपर यहीं पर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से एक मिनट, ये क्वेश्चन 8, अच्छा 9 इधर आ गया है। तो एक निश्चित राशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। तो यहां से कोई निश्चित राशि है, निश्चित दर चल रही है, वो बोल रहा है कि 7 साल में पैसा क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो 7 साल में पैसा डबल होने का मतलब ऐसा समझो कि हमारे है 100 रुपए, और 100 रुपए कितना हो गए, 700 रुपए हो गए, सॉरी 200 दुगुना 200 रुपए हो गए, 200 रुपए हो गए, कितना टाइम में हुए, 7 वर्ष में। इसका मतलब साधारण ब्याज में हमेशा हम ऐसा देखते हैं कि आपने ब्याज कितना कमाया, तो 100 रुपए 200 हो गए, तो ब्याज कितना कमाया, 100 रुपए, और 100 रुपए ब्याज कमाया कितने टाइम में, 7 साल में। तो 100 रुपए ब्याज कमाया है 7 साल में। अब ये बोल रहा है तो वही राशि उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो 5 गुनी का मतलब है वो कह रहा है कि आपका पैसा 500 हो जाए। तो एक बात समझो, 500 रुपए मुझे करने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट 100 रुपए तो मेरे खुद के हैं ना, तो 500 करने हैं, 100 अपने खुद के, तो कमाने कितने हैं, 400 रुपए कमाने हैं। तो 400 रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाएगा वो आपसे ये पूछ रहा है। तो 100 रुपए कमाने में टाइम लग गया है 7 साल, तो 400 रुपए कमाने में कितना टाइम लग जाएगा वो ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब 100 से 400 4 गुना होता है। तो पैसा 4 गुना कमाना है तो टाइम भी तो 4 गुना लगेगा। तो 7 चौक कितना हुआ, 28 साल लग जाएंगे। इसका मतलब है यहां से आपका टाइम कितना हो गया, 28 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है,
3/4 भाग पानी से भरा हुआ, लगभग लगभग क्या 3/4 का मतलब जो डायरेक्ट समझे 75% भरा हुआ है, कहने का मतलब ये, ठीक है। और उसमें से 30 लीटर पानी अगर निकाल दिया जाए तो टंकी खाली हो जाती है। भाई 30 लीटर पानी निकाल रहे हो, टंकी खाली हो रही है, तो टंकी खाली हो रही है तो टंकी भरी हुई तो 3/4 है, इसका मतलब 3/4 पूरा खत्म हो जाता है फिर तो 30 लीटर पानी निकालने से 3/4 भाग पूरा खत्म हो गया, मतलब खाली हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि जो टंकी अभी 3/4 भरी हुई है वो फिर किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर है, क्योंकि ये 30 लीटर निकालता है तो 3/4 पूरा जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 30 लीटर के बराबर। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि टंकी की धारिता बताओ, धारिता मतलब कैपेसिटी, टोटल, टोटल कितना है, और फ्रैक्शन बटाबटी की संख्याओं में टोटल का मतलब क्या होता है, एक भाग से, कि एक भाग का आंसर निकालो। तो एक भाग का आंसर निकालें तो इधर की संख्या उधर भेज दो, नीचे की संख्या उधर, ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, इससे काट दो 10, 10 इंटू 4 कितना हुआ, 40। इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 40 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की चौड़ाई और लंबाई जो है वो 3:4 के अनुपात में है। तो चौड़ाई और लंबाई, ठीक है, 3:4 में, तो 3:4 का मतलब हो गया, ये मान लो 3x है तो ये मान लो 4x हो गया, ये 3/4 हो गया, ठीक है। उसके बाद उस मैदान का जो क्षेत्रफल है वो 1/12 हेक्टेयर है। अच्छा, 1/12 हेक्टेयर है, ये ध्यान रखें। तो हेक्टेयर का मतलब कितना हुआ, 1/12, और हेक्टेयर, हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, मतलब 100 इंटू 100, ठीक है। तो तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है हमें ये पता करना है। तो चौड़ाई कितनी है, तो एक बात समझो, यहां से जो मैदान है इसका क्षेत्रफल है वो यहां से लंबाई और चौड़ाई आपको पता है। तो अगर इधर से देखें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हो गया क्षेत्रफल। और वो कह रहा है कि क्षेत्रफल है 1/12 हेक्टेयर, मतलब इसके बराबर है, ऐसे कह रहा वो। तो यहां से तो दे रखा है 4x और 3x, और यहां पर दे रखा है 1/12 हेक्टेयर है। तो अनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो 1/12 हेक्टेयर है, तो यहां से चौड़ाई कितनी है, तो यहां ये पता करना है। चलो देखो, यहां से क्या करेंगे, 4 इंटू 3, इसको भेज देते हैं उधर, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ, 12, और इधर बच जाएगा x²। तो यहां से इधर सामने क्या बचा है, इधर देखो 100 इंटू 100, ये 100 इंटू 100 है, और अपॉन में कितना है, तो 4 3 12, और इधर भेजेंगे तो ये 12 नीचे और इधर भी 12 नीचे, दोनों तरफ 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से 12, क्योंकि x² है और 4 इंटू 3 12 है, तो 12 नीचे जाएगा। अब देखो x² अगर 100 इंटू 100, 12 इंटू 12 है, x² है, तो x कितना हुआ, तो इसका मतलब x कितना हुआ, ये जोड़े में है तो x का आंसर यहाँ पर 100 हुआ। और यहां से देखो 12 इंटू 12 है तो सिर्फ 12 आएगा, जोड़े में से एक ही आंसर आता है, तो x का मतलब हुआ 100/12। x का आंसर क्या आया, 100/12। अगर और काटना चाहो तो काट सकते हो, जैसे 4 से काट दो, तो 4 से कट रहा है ये 25 बार, और 4 से कट गया कितनी बार, 3 बार, मतलब x का आंसर 25/3 आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा, चौड़ाई बताओ, तो चौड़ाई कितनी है, 3x है, तो हमें आंसर निकालना है 3x कितना हुआ, तो 3x कितना हुआ, तो x का मान आया है अभी 25/3, तो 25/3, तो 3 से 3 कट गया, तो यहां से आंसर कितना आया, 25। तो ये हो गया मैदान की चौड़ाई 25, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। तो एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है। तो पहला जो वर्ग है उसका आगे जो बनाया गया है वो वाला दूसरा वर्ग जो है, ये है दूसरा वर्ग, क्या बोल रहा है कि ये वाला जो है 200 वर्ग मीटर है, ठीक है। 200 वर्ग मीटर क्या है, यहां से उसका क्षेत्रफल, तो यहां से मैं ले लेता हूं कि ये है टोटल 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल, एरिया स्क्वायर, ये सॉरी साइड स्क्वायर, ठीक है, एरिया है टोटल। अगर मुझे एरिया पता है और अगर इसका मुझे डायगोनल निकालना है, विकर्ण, तो निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप भुजा निकाल दो और भुजा से विकर्ण निकाल दो, या फिर आप क्षेत्रफल से डायरेक्ट विकर्ण भी निकाल सकते हो। क्षेत्रफल से डायरेक्ट विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या, तो एक फॉर्मूला बनता है, वो क्या है कि अगर कभी क्षेत्रफल निकालना हो वर्ग में और अगर आपको विकर्ण पता है तो सीधा फॉर्मूला है विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। क्या करो, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2 कर लो। तो यहां से देखो क्षेत्रफल कितना है, 200, तो ये हो गया 200 क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का मैं v लिख रहा हूं कि v² अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हो गया 200 क्षेत्रफल, विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, इसको इधर भेज दो, तो यहां जाएगा तो कितना हो गया, 400 हो गया।
ये 400 और ये क्या हो गया v स्क्वायर हो गया। ठीक है v स्क्वायर। अब अपन पता करें v का मतलब विकर्ण कितना है, तो 400 इसका स्क्वायर होता है 20 का, इसका मतलब है इसका विकर्ण कितना आएगा 20 आएगा, तो इसका विकर्ण 20 आएगा। तो यहां से मैं ले लेता हूं, ये हो गया इसका विकर्ण 20। वो कह रहा है कि एक दूसरा वर्ग बनाया है, उसका जो विकर्ण है वो इसका √2 गुना है, तो 20 √2 ये हो गया इसका √2 गुना, तो 20 √2 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, मतलब इसका एरिया बता दो, क्षेत्रफल। तो एक बात समझो, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला तो वापस वही आएगा, विकर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देता हूं, ये हो गया विकर्ण स्क्वायर। ठीक है, और विकर्ण स्क्वायर अपॉन क्या लिखते हैं हम, 2 लिखते हैं, तो विकर्ण स्क्वायर अपॉन 2, √2 और √2 मिलकर कितना हो गया 2, तो √2 हो गया 2 और 2 से 2 कैंसिल, तो 20 × 20, 20 × 20 कितना हुआ 400, तो ये हो गया आपका आंसर, ये वाला 400। डन। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक घन का पूर्ण पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो क्यूब होता है, उसकी एक एक भुजा होती है किसके बराबर, साइड स्क्वायर भुजा के बराबर, वर्ग जैसी होती है घन की भुजा, और दीवारें सारी कितनी होती है 6 होती है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ 6 भुजा स्क्वायर इज इक्वल टू 150। तो ए स्क्वायर क्या होगा, मतलब 6 उधर भेज दो और 6 इधर जाएगा तो इससे भाग लगेगा, तो कितना हो गया 25 हो गया, तो ए स्क्वायर आंसर 25 हुआ, तो ए का आंसर कितना हुआ, तो ए का आंसर 5 आएगा, तो ए स्क्वायर 25 है तो ए का आंसर 5 हुआ। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, तो घन का आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो भुजा आई है हमारे पास 5, तो 5 का क्या करेंगे क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो आंसर होगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को 100 सेंटीमीटर लंबी तार बनाने के लिए गलाया गया, तो तार की त्रिज्या क्या है। जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर हो जाते हैं, क्योंकि एक से दूसरा पूरा बन रहा है। तो पहले क्या था, वो पहले वो गोला है और गोले का यहां पर वॉल्यूम आयतन क्या होता है 4/3 πr³, और इससे बना क्या रहे हो, इससे आप तार बना रहे हो, और तार का मतलब क्या होता है, तार हमेशा बेलन से मतलब है, क्योंकि तार राउंड वाला होता है। ठीक है, तो गोल होता है और लंबा होता है, तो वो क्या है बेलन है, और बेलन का वॉल्यूम क्या होगा πr²h, ये हो गया। ठीक है, अब देखो पाई तो दोनों तरफ ही है तो वो तो कटेगा ही कटेगा। अब यहां पर हम रख देते हैं जो दे रखा है, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर गोले की, तो 4/3 और 1 का क्यूब करो कितना 3, तो भी क्या आएगा 1 ही आना है, तो ये 1 ही लिखा मैंने। अब है दूसरी तरफ आप जो बना रहे हो तार की त्रिज्या हमें नहीं पता, तार स्क्वायर है जैसे रहेगा, एच तार कितना लंबा बना रहे हो 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 100 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करें, हमें निकालनी है रेडियस आर, तो ये 100 इधर भेज दो, और 100 इधर से जाएगा इधर, तो कहां जाएगा नीचे, क्योंकि 100 इधर गुणा में तो इधर भाग में जाएगा, तो यहां पर 100 4 ऊपर रहेगा और 3/100 आ जाएगा, ऐसे ये हो गया आर का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करें तो देखो यहां से कट जाएगा, या फिर मैं कहूं कि आर स्क्वायर में से आर निकालना है तो सीधे ही करो, स्क्वायर हटा दो, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो सामने क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, तो ये सामने रूट लग गया, तो 4 और 3 और 100 हो गया। अब यहां से आंसर क्या आएगा, तो आंसर यहां से 4 का तो हो गया चलो 2, ठीक है, 3 जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा, और 100 जो है उसका आंसर कितना आया 10, तो इसका आंसर इस तरह से 2 से कटेगा तो 5 बार और, कि यहां से 5 और हो जाएगा, तो यहां ऑप्शन देखो, ऑप्शन में पॉइंट लिखे हुए हैं, इसका मतलब वो कह रहा है पूरा सॉल्व करो इसको। अगर इसको पूरा सॉल्व करें तो भाई यहां से क्या होगा, √3 की वैल्यू लिखनी है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की वैल्यू होती है 1.732, इस तरह से वैल्यू होती है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, फिर नहीं तो फिर सवाल में दे रखा होना चाहिए। तो 2 अपॉन, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, बस इतना सा ले लेते हैं 1.7, 32 छोड़ दो कोई बात नहीं, तो इतना सा ले लो और इंटू 10, और 10 इंटू 1.7 का मतलब हो गया 17, तो ये सवाल हुआ 2/17, कहने का मतलब ये है, और 2/17 मतलब 17 का भाग लगा दो 2 में, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से सबसे पहले भाग जा ही नहीं रहा तो पॉइंट, ये हो गया 20, 17 का भाग एक बार, फिर आया कितना 3 0, 17 दूनी 34 नहीं जा रहा एक बार, यहां से आया 17, फिर कितना आया यहां से 13, और फिर आएगा यहां से ये 0, 17 इंटू 8 136, ज्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 7 बार, 17 7 119 ऐसे, लेकिन हमारा आंसर जो है 0.117 के आसपास आ रहा है, तो चेक करो 0.117, तो 0.117 मतलब 11 दे रखा है, तो आंसर कौन सा हुआ डी वाला हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, यदि ये 4 कोट ए इज इक्वल टू 3 है तो साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए प्लस कोस ए का मान क्या होगा? जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री जिनके सिलेबस में है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर आपको जुगाड़ नहीं पता है तो देखो, कभी भी ऐसे ऊपर और नीचे, ऊपर भी संख्या दे रखी है, नीचे भी संख्या ऐसे नाम दे रखे हो, उस केस में क्या करो, कोट ए ये निकालो कितना है, तो ये 3 है और 4 उधर जाएगा तो कहां जाएगा? अपॉन में जाएगा। अच्छा, कोट का फॉर्मूला होता है क्या है? कोट किससे बना हुआ है? तो कोट बना हुआ है किससे? cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे। तो cos ए और sin ए है। अब cos ए का मान डायरेक्ट आप ले सकते हो ये, और sin का मान डायरेक्ट लिख सकते हो। कब? जब ये ऊपर नीचे दोनों तरफ लिखे हुए हो तब। तो अब देखो, sin ए की वैल्यू रखो, तो sin ए की वैल्यू रखता हूं मैं उसमें, तो sin ए 4, cos ए की वैल्यू कितनी है? 3, नीचे क्या करना है? प्लस, बस इतना सा सवाल है, और ये हो गया 1/7, सवाल खत्म। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज के माध्यिका को प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? तो जो कोई त्रिभुज है, मान लो त्रिभुज ऐसा है, तो त्रिभुज जो माध्यिका, माध्यिका कहते हैं, माध्यिका का मतलब मिड पॉइंट को टच करना। मान लो इधर का ये है, तो यहां से यहां जाना, और इधर से होके ये वाला। तो जो माध्यिका जहां पर मिलती है, वो माध्यिका मिलने पर उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है। नेक्स्ट, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया। ठीक है। झुंड के वर्गमूल का दुगुना पहाड़ों पे चला गया। ठीक है। और शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए ऊंटों की संख्या क्या है? इस सवाल में फालतू का एक्स लिखकर टाइम बर्बाद न करें। क्या लिखा था? झुंड के वर्गमूल, इसका मतलब कोई न कोई ऐसी संख्या है जिसका रूट करना पड़ेगा, और रूट का आंसर परफेक्ट आएगा, क्योंकि परफेक्ट नहीं आएगा तो आंसर निकालेंगे कैसे? इसका मतलब ऑप्शन में जाके देख लो कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 60, 20, 36, 72, इससे एक ही है। अगर मान लो और भी होता तो हम ऑप्शन से करते इसको। मान लो यहां पर तो दूसरा है भी नहीं है, मतलब सवाल ही खत्म हो गया है, तो सवाल देखना ही पड़ रहा, लेकिन फिर भी सॉल्व करते। देखो तो क्या बोल रहा है, एक झुंड का 1/4 भाग जंगल। 1/4 का मतलब क्या होता है? आधे का आधा। तो 36 का आधा 18, 18 का आधा कितना? 9, तो 9 तो चला गया जंगल में। फिर बोल रहा है झुंड का वर्गमूल, ये हो गया झुंड, इसका वर्गमूल, वर्गमूल कितना? 6, उसका दुगुना, दुगुना हो गया ये कितना? पहाड़ों पे चला गया। 9 इधर चले गए ना, 12 इधर चले गए, और शेष 15 ऊंट, तो शेष 15 और है, तो टोटल करके चेक कर लो। तो 12 ये ना, 9 ये, कितना हो गया? 21, 21, और 21 और 15 ये कितना हो गया? 36 हो गया सवाल। ठीक है। चलो ऐसे किया करो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, एक आपको डीआई दे रखा है, उस डीआई के अंदर बोल रहा है 1994 और 1998 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या है? तो व्यय 1994 और 1998 के बीच में व्यय की वार्षिक साधारण औसत वृद्धि क्या चल रही है? तो यहां से देखो, सबसे पहले यहां व्यय कौन सा है? ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, ये। तो यहां से ये है व्यय वाला, कौन सा? जिसके अंदर डॉट 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 चल रहे हैं, वो है व्यय। तो यहां से ये व्यय वाला है। ठीक है। तो यहां से ये वाला, ये है व्यय। डॉट कम दिख रहे हो आपको, तो मैं यहां डॉट लगा देता हूं, ऐसा नहीं हो कि सर डॉट है ही नहीं। ठीक है। थोड़ा सा शेडो कलर तो दिख रहा होगा आपको वैसे। चलो, ये डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा 1994, तो ये है 1994, तो 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, ये हो गया। अब बोल रहा 1994 ये है और 1998 ये है, के बीच व्यय जो है, खर्चा जो है, उसकी वार्षिक साधारण औसत वृद्धि क्या है? तो यहां से आप देखो व्यय कौन सा हुआ, तो व्यय है ये, और यहां से आप देखो यहां पर तो वृद्धि कितनी हो रही है उसमें, और वार्षिक साधारण औसत वृद्धि दर क्या रही होगी? तो भाई यहां पर व्यय कितना है? अच्छा, इधर नंबर और नहीं दिख रहा तो लिख दूं मैं, ये है 100, ठीक है, ये है 200, यहाँ है 300, यहाँ है 400, यहाँ है 500, यहाँ है 600, ऐसे। तो यहाँ की वृद्धि कितनी है? ये वृद्धि है यहाँ पर 300 की, सॉरी खर्च जो है, मतलब खर्च कितना है? ये आपका खर्च आ रहा है 300, और यहाँ से 1998 के अंदर खर्च कितना है? वो है 700। तो यहाँ से 300 है और वहाँ कितना है? 700 है। तो 300 से 700 अगर देखा जाए तो 300 से 700, ये व्हाइट वाला भी कलर, तो यहां से यहां देखो, ये 300 से कितना हो रहा है? 700 हो रहा है। तो 300 से 700 गया, मतलब कितना बढ़ गया? 400 बढ़ गया। तो यहां से हुआ 400 बढ़ गया है। अरे भाई
400 बढ़ गया, और 400 बढ़ा कहां से है? तो 400 तो पहले कहां था? 300 था। तो 400 बढ़ गया है और बढ़ा कहां से है? 300 से। और टोटल कितना परसेंट हुआ? 20 से 20, 400 बटा 3, और 400 बटा 3 का मतलब हुआ 133 से ही 1/3%। ये हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट, किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था? बिक्री और व्यय, तो यहां से बिक्री से व्यय का अनुपात न्यूनतम था। पहले तो ये वाला यहां पर, ठीक है, ये वाला कौन सा है? व्यय वाला। तो ये व्यय, यहां पर डॉट लगाए तो मैं ये वाले। चलो, अब किस वर्ष में बिक्री का जो व्यय है, अच्छा बिक्री कौन सी है? फर्स्ट ही फर्स्ट, व्हाइट वाली। तो व्हाइट वाली तो है बिक्री, ठीक है, यहां से ये है बिक्री। और सेकंड जो लिखा है डॉट डॉट वाला, वो डॉट डॉट वाला क्या है? व्यय, ये व्यय है। और तीसरा जो है लाइनिंग वाला, वो लाइनिंग वाला क्या है? वो है पूंजी। ये दे रखा है। अब क्या बोला है? किस वर्ष में बिक्री का व्यय से, तो बिक्री का, तो बिक्री ये है और व्यय खर्च ये है। बिक्री का खर्च से न्यूनतम अनुपात कौन सा है? मतलब बिक्री और खर्च का न्यूनतम अनुपात, कम से कम गैप हो। न्यूनतम अनुपात का मतलब क्या होता है? 4 अनुपात जैसे है कि 4:1, ठीक है, पहले मीनिंग समझना। 4:1 है और 1 है 4:3, तो न्यूनतम अनुपात कौन सा है? न्यूनतम अनुपात का मीनिंग क्या होता है पहले तो वो समझना। न्यूनतम अनुपात का मतलब है यहां पर आंसर सबसे कम आ रहा हो। तो इसमें आंसर कैसे निकालते हैं? आंसर का मतलब फर्स्ट में लिखा हुआ आगे और जो सेकंड लिखा है वो नीचे आ गया। तो इसका मतलब हुआ इसका आंसर 4 आया। और यही चीज यहां लिखूं मैं तो 4/3 है, मतलब इसका आंसर 1.33 आया। तो न्यूनतम कौन हुआ? ये हुआ। मतलब दोनों के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। तो दोनों के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए, ऐसा ढूंढना है। गैप ज्यादा नहीं ढूंढना, कम ढूंढना है। तो गैप देखो यहां पर गैप कितना है? यहां गैप है 100 का। तो यहां पर गैप है 100 का, ठीक है। यहां पर गैप कितना है? इसमें भी 100 का ही है। फिर यहां पर गैप देखो, यहां का गैप और यहां पर गैप, तो ये हो गया 400 और ये कितना है? 100-150 के आसपास। तो 400 और 150 मतलब 250 के आसपास का गैप पड़ रहा है। यहां पर कितना है? तो ये हो गया यहां से 400, 500, 600, ये 600 है। और यहां का गैप तो बहुत ज्यादा हो गया, ये गैप तो और सबसे ज्यादा हो गया। हमें बड़ा गैप नहीं चाहिए, हमें कम से कम गैप चाहिए। अब कम से कम गैप तो 2 जगह है, तो कैसे लेंगे? चलो अब देखो, अगर ऐसा 2 जगह है तो क्या लेंगे? इसमें देखो यहां पर है 400, ठीक है, बिक्री है 400 और व्यय कितना है? 300। ये हो गया 400 300। दूसरे वाले में कितना है? तो दूसरा वाला यहां पर है कितना? 500 400, तो ये हो गया 500 और यहां पर हो गया 400। ये हो गया। अब यहां से हम निकालते हैं, तो ये देखो 2 जीरो कट गया, इधर 2 जीरो कट गया। अब आया 4/3 और इधर वाला कितना है? 5/4। ये हो गया। अब चेक करो, 3 का भाग लगाओ 4 में, 1.33 ये आया। 4 का भाग लगाओ यहां से 1, फिर कितना बच गया? 1 पॉइंट लगाने से 1 का बन गया 10। 4 से कितनी बार? 2 बार, बस इतना ही इनफ है। ये 4.3 है और ये कितना है? 4.2 है। इसका मतलब है कम से कम वाला कौन है? ये वाला है, 500 400 वाला। और 500 400 वाला कौन है? 500 400 वाला है 1995 वाला। और 1995 ऑप्शन में ही नहीं है भाई। ऐसा कैसे हो गया? मतलब लिखने में गड़बड़ हुई क्या? तो बिक्री और व्यय, बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था। हमें न्यूनतम अनुपात निकालना था। बिक्री यही है और व्यय यही है, और यहाँ 400 300 है। तो बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम हो 1:3, ये सही लिखा है। फिर यहाँ पर सही है, तो फिर और कहाँ है? और यहाँ पर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 400 है और ये 150 है, और 400 150, 400 150 में करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है वो तो। वैसे भी चलो काट के देखना, चलो भले ही यहाँ से देखे 3 और 3 का 8 वहां लगाओ तो 2.66, मतलब ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लिखने में गड़बड़ हुई है कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये ऑप्शन लिखने में गड़बड़ हुई है, क्योंकि यहाँ पर है 100 का गैप और यहाँ पर भी कितना है? 100 का गैप। तो यहाँ 400 400 से 300 बिल्कुल है, और यहाँ पर है 500 और 500 से 400 बिल्कुल। यहाँ का गैप बहुत बड़ा है, यहाँ का गैप बहुत बड़ा है, वहां का गैप बहुत बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से नहीं, इसमें लिखने में गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों ये गड़बड़ हुई है, 1994 नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? 1995 होगा, क्योंकि अनुपात कम जो है वो इसका है। तो न्यूनतम अनुपात इसका है, तो ये आएगा 1995 आएगा, ठीक है। यहां से 1995। और भी अगर हो कि कहीं अगर मिस्टेक नहीं हो तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूं अगर कुछ। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पर
गड़बड़ नहीं हुई है, यहाँ पर मेरे चेक करने में दिक्कत हुई है, वो ये है कि यहाँ पर बिक्री ये थी और मैं बार बार बिक्री इसको देख रहा था, सॉरी सॉरी उसके लिए। तो यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये नहीं है, मैं इसको देखना था और मैंने इसको देख रहा था। तो देखो ये है यहाँ पर बिक्री, इसमें बिक्री जो है वो फर्स्ट वाली देख रहा था, इसमें फर्स्ट वाली, और इसमें मैंने इसको चेक कर लिया था। चलो देखो वापस, यहाँ पर ये है बिक्री और बिक्री यहाँ पर हुई है 300 की, तो इसमें बिक्री 300 है, लेकिन इसका व्यय ज्यादा हो गया है। तो व्यय ज्यादा हो गया है मतलब बिक्री कम हुई है ना, व्यय ज्यादा हो गया। तो बिक्री तो हुई है 300 की ना, व्यय कितना हो गया है 400 का। तो बिक्री हुई है 300 की और व्यय हो गया है 400 का। तो 20 से 20 कट गया और ये हो गया 3/4, और 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो सबसे कम अनुपात जो है वो सबसे कम अनुपात तो ये था 0.75। देखने की गलती हो गई ऐसे। तो आप सब भी ध्यान ना, ऐसे ही एग्जाम में ये मेरे जैसी गलतियां नहीं हो जाए, ठीक है। आप तो नहीं करोगे लेकिन फिर भी ये ध्यान ना, जल्दबाजी नहीं हो जाए। मैं सिर्फ ये बड़े बड़े देख लिए मैंने इसमें। तो ये हुआ 90, 94, 95, 96। तो इसका राइट आंसर 96 है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अब यहां से रीजनिंग के क्वेश्चन है। रीजनिंग में हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ और वेल। इसमें देखा जाए तो वेल सबसे बड़ी है और सबसे छोटा क्या है, मच्छर। इसका मतलब छोटे से बड़े का क्रम है। और यहां पर क्रम जमाने में एक सीधा सा लॉजिक, अगर आपको सारे नाम नहीं आते हैं, सारे मीनिंग नहीं आते, मान लो एग्जाम में ऐसा आ गया कि हमें नहीं पता, तो आप जुगाड़ सोचना कि सबसे बड़ा कौन है, वेल है, सबसे छोटा कौन है, मच्छर है। शुरुआत 3 से होनी चाहिए ना, खत्म 5 पे होना चाहिए। तो 3 से शुरुआत हो ना 5 पे खत्म हो, या इसका उल्टा भी आ सकता है, क्या पता बड़ा पहले आ जाए और छोटा बाद में आ जाए। तो दोनों में से एक पैटर्न बनेगा ही बनेगा। तो छोटा पहले बड़ा बाद में, तो या तो 3-5 या 5-3। 3-5 5-3 नहीं है, 3-5 5-3 नहीं है, 3-5 है, 5-3 है क्या, नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर बिना सबको चेक किए भी आ गया। तो अब देखो, अगर मानो कि पूरा करते तो मच्छर, मच्छर से बड़ा कौन है, बिल्ली होती। तो यहां से देखो 3 से शुरुआत करते हैं तो 3 से करते हैं। मच्छर, मच्छर से बड़ी बिल्ली, बिल्ली से बड़ा बाघ, बाघ से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ी वेल। तो आंसर होता है 3, 2, 4, 1, 5, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का आंसर क्या है, बहुत सारों ने सोचा भी होगा, बहुत जनों का आया भी होगा और बहुत सारों को नहीं भी आया होगा। तो इसका आंसर क्या है, देखो इसमें कनेक्ट करना है इसको इससे, आमने सामने कनेक्ट करना है, इसको इससे कनेक्ट करना है, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट कैसे करें, तो देखो 9 जो है, 9 को किससे कनेक्ट करें, 6 को किससे कनेक्ट करें, ऐसे। तो अगर जैसे सबसे पहले 7 लिखा, मैं 7 लिख दूं, फिर आया 6 और फिर ये 9, कि कनेक्ट कैसे करें। अब 9 से मुझे लाना है कितना, 71। तो मैं 9 से 71 कैसे लाऊं, तो 9 का गुणा करा दूं किससे, 8 से। तो 9 × 8 कितना हुआ, 72। लाना कितना है, 71, एक कम करो। अगर मुझे 6 है, 6 से कितना लाना है, 26 लाना है, तो क्या करूं, 6 से गुणा करूं, लेकिन किससे, तो 6 5 कितना हुआ, 30, और 30 से कितना कम है, 4 कम है। अच्छा मैंने 5 ही क्यों लिया, क्योंकि भाई 9 है, 9 के बाद अगर 8 ले रहे हो तो एक कम है, तो 6 से एक कम लूंगा तो कितना आएगा, 5 ही आएगा। और अगर 7 का गुणा कराएंगे तो 7 से एक कम लोगे तो 6 आएगा, और 6 × 7 कितना हो जाएगा, 42। और हमें यहां पर घटाना कैसे, देखो पहले 1 घटाया है, दूसरी बार 4 घटाया, तो ये भी एक मैट्रिक्स का पैटर्न है, सीरीज है, कि भाई यहां 3 का गैप रखा है तो आगे भी 3 का गैप रखोगे। तो यहां पर 1 घटाया, वहां 4 घटाया, यहां 7 घटाएंगे। ये भी सीरीज पैटर्न चलना चाहिए, या तो ये सेम चलना चाहिए या फिर किसी सीरीज के पैटर्न में चलना चाहिए। तो 7 × 6 42, और 42 में से 7 गया कितना आया, 35। तो इसका आंसर कितना है, 35। ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हुए हैं, जिसमें कबूतर जो है वो तोता के, तो कबूतर तोता, ये तोता है। पहले हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में सेकंड को लिखा जाता है। कबूतर तोता के दाहिनी ओर, तोता के दाहिनी ओर, तो इसका मतलब इधर आ गया कबू, ठीक है, ये कबू आ गया। फिर आगे गोरैया तोता के ऊपर है, तो गोरैया यहां पर बैठी हुई है, तो ये गोरैया आ गई। फिर आगे कौवा जो है कबूतर से अगला है, कौवा कबूतर से अगला है, तो इसका मतलब कौवा यहां पर है, ठीक है। फिर आगे सारस जो है कौवे से नीचे है, तो सारस इस तरफ बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, बताओ कौन सा पक्षी बीच में है, तो बीच में कौन हुआ, कबू। तो ये हो गया इसका आंसर कबू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहां पर न्याय वाक्य वाले, मतलब कथन निष्कर्ष। सभी पुस्तकें उपन्यास है, सारे के सारे पुस्तकें उपन्यास है, तो उपन्यास यहां पर ऊपर से आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कुछ उपन्यास कविताएं हैं, कुछ, तो कुछ उपन्यास जो है वो कविताएं हैं, तो ये हो गई कविताएं, कुछ उपन्यास। लेकिन ये शर्त एक हुई, इसकी कंडीशन दूसरी भी तो हो सकती है भाई, कविता अंदर जा रही है तो अंदर इसको टच करे या नी भी करे, दो कंडीशन शर्त हो सकती है। तो ये चलता है पूरा संभावना वाला टॉपिक, बहुत शानदार टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों के आंसर गलत होते हैं क्योंकि वो दो दो संभावना लेते ही नहीं। सिर्फ एक लेने से मत करो, दो दो लिया करो भाई, अंदर तक जा ही रहा तो जरूर थोड़ी वो टच होगा कि नहीं होगा, हमें क्या पता, तो दो संभावना हो गई। अच्छा, सही गलत कब मानेंगे, जब पहले में सही है और मान लो दूसरे में गलत है, तो फाइनली उसका आंसर गलत माना जाता है। अगर मान लो पहले में मान लो गलत है, दूसरे में सही है, तो भी फाइनली गलत माना जाएगा। सही कब होता है, जब दोनों में सही हो, फर्स्ट में भी सही हो और सेकंड में भी सही हो, तो जाके उसे फाइनली क्या मानेंगे, सही मानेंगे। तो इसमें यहां पर अभी देखो निष्कर्ष आता, पहला, कुछ पुस्तकें कविताएं हैं क्या, कुछ पुस्तकें कविताएं हैं क्या, यहां देखो नहीं है, यहां है, एक जगह है एक जगह नहीं है, फाइनली गलत। फिर है सेकंड, कुछ कविताएं उपन्यास है क्या, कुछ कविताएं उपन्यास है, कविताएं उपन्यास दोनों में बिल्कुल है, तो इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ कौन सा है, सेकंड वाला सही है, ये सेकंड वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहां पर रेशनलाइजेशन जो लिखा है उससे उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। मतलब ये है कि यहां से उठा के आपको शब्द बनाने हैं। अब कौन सा बन सकता है बस ये पता करना है। तो देखो एस है, ई चेक करो, यहां पर ई है ही नहीं, तो इसका ना ई है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, फिर यहां से ट्रांजिशन, फिर यहां से अल्टरेशन, ये देखो इसमें भी ई आ रहा है भाई, ई तो उधर है ही नहीं, तो ये तो बनेगा ही नहीं। और इसमें देखा जाए तो ये देखो इसमें भी ई है, मतलब ये तो ढूंढना ही इतना आसान हो गया कि ई ही देख लेते तो भी काम बन गया। तो ई जो है वो 3 जगह दे रखा है, जबकि ई उसके अंदर है ही नहीं, तो बनेगा ही यही। ठीक है, नेक्स्ट है यहां से MZQBL का कोड अगर ये हो तो उसका कोड क्या होगा। पहले तो आप देखो MZQBL, इसका नंबर क्या है, अगर आप नंबर से करो तो ये हो गया 13, 26, 17, 2 और यहां से 12। और इससे बनाया क्या है, बनाया है 14, डायरेक्ट नंबर लिख दो चलेगा। तो यहां से 14 है, फिर ये 25 है, फिर ये 21, फिर यहां से 23, 24 और ये 15। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं किससे किसको बना होगा। 13 से 14 अगर करें तो +1, 26, 25 -1, 17, 21 बहुत दूर हो गया, 2, 23 नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट से फर्स्ट नहीं बैठ रहा है, तो किससे बिठाओ, लास्ट से फर्स्ट बिठाओ। लास्ट वाले से फर्स्ट अगर बिठाते तो कितना हो रहा है, प्लस का 2 हुआ। फिर 25 से 2, अब 25 से 2 क्या है, ये बैठेगा नहीं बैठेगा। ठीक है, नहीं बैठेगा तो भी बिठाएंगे, चिंता मत करो, अगर दूसरे बैठ गए तो। 17 से 21 कितना है, प्लस का 4 है। फिर 26 से 23 मतलब माइनस का 3 है। फिर 13 से 15 क्या है, तो 13 से 15 में प्लस का 2 है। अब यहां पर देखो ये चल क्या रहा है, 2, 4, 3, 2, क्या ये एक अक्षर कौन सा रह गया, ये मैंने 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यहां लिखे 4 ही है, कौन सा गायब कर दिया। 12 से 14 2 हो गया, 2 से 25 नहीं पता, अच्छा मैंने ऊपर लिख दिया ये ओके चलो, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके, इससे बेटर है इतनी लंबी लाइनिंग नहीं लेकर मैं यही लिख देता हूं, ये हो गया प्लस का 2। ठीक है, ये समय नहीं आया तो हम इसको ले लेते हैं, ये हुआ प्लस का 4, 26 से यहां पर ये हुआ 3 और यहां से 13 से ये +2। कभी भी ऐसा हो कि ABCD में कोई भी अगर कंफ्यूजन क्रिएट करे, मतलब बाकी 4 चीजें 2, 4, 3, 2 चल रही है, एक नंबर अगर नहीं बैठ रहा है, तो याद रखो ABCD में क्या होता है, A और ये है Z। अगर A से Z वापस आ जाओगे ना, तो A का नंबर अगर 1 है और यहां से कितना है 26 है, तो अगर मैं A से Z 26 तक गए, भले आप इधर से इधर लिखो, ये A है ना, ये क्या है Z, तो यहां से A से Z ये 26 है। अगर 26 से आगे जाओ तो इसका नंबर 27 आ जाएगा, फिर आगे जाओगे तो इसका नंबर 28 आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी कोई दिक्कत करे उसका नंबर चेंज कर लो। जैसे B, अभी B से हमारे ये सेकंड चक्कर पड़ रहा है, तो इसका नंबर चेंज कर लो, B का नंबर 2 मत रखो, इसको 28 कर दो। कितना कर दो, 28। अब क्या हुआ, फर्स्ट से फर्स्ट यहां देखो ये हो गया, अब 28 से आप अगर देखोगे ना 25, तो देखो 3 कम हो रहा है। अब देखो पैटर्न बन गया आपका, +2 -3 +4 -3 और +2, मतलब सेंटर वाला 4 है और बाकी 2 3 2 3 है। तो जब भी कभी ABCD वाले दिक्कत करें, नंबर चेंज कर लो उनका। अब पूछा क्या है, पूछा है O, फिर है Z, XMT, तो XMT, अब इनके नंबर तो क्या होगा 15, फिर यहां से 10, ठीक है, ये हो गया आपका 24, ये है 13 और ये हो गया 20। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इधर से इधर जाएंगे, तो प्लस का
2 लेंगे तो +2 22 हुआ, फिर -3 करेंगे तो 10 आएगा, फिर +4 4 का मतलब 28 आएगा, ठीक है, फिर वापस -3 7 आएगा, और फिर कितना है +2 17 आएगा, तो यहाँ पर 17 आएगा। अब आंसर क्या आएगा, 22 का मतलब होता है V, फिर 10 का मतलब क्या है J, ये यहाँ पर 10 का मतलब J, 28 देखो आ गया 28, 28 का मतलब क्या हुआ, 28 का मतलब B आया, ये B, 7 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ अरे 7 मतलब G और 17 पे क्या है Q, ठीक है, तो आंसर क्या हुआ VJBGQ, VJBGQ, ये रहा आपका 25वां। ठीक है, अगला क्या नंबर दे रखा है, 3 है, फिर यहाँ पर 8 है, फिर 18 है, फिर 35 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और 98 है। अब क्या करना है यहाँ पर सीरीज में, तो सीरीज में हमेशा क्या देखा जाता है, डिफरेंस, ये हो गया 5, यहाँ का डिफरेंस 10, यहाँ से देखो तो कितना हुआ 17, अब नेक्स्ट डिफरेंस नहीं पता, नेक्स्ट नहीं पता, तो जो है उसी को कंटिन्यू करोगे। इसमें क्या चल रहा है, इसमें कितना आया 5, इसमें कितना आया 7, अगर यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इस हिसाब से देखा जाए यहाँ 9 का होना चाहिए, और फिर आगे अगर 9 का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 26 आएगा, और अगर ये 9 का है तो आगे और लेंगे तो फिर 11 होना चाहिए, ठीक है, और अगर 11 लेते हैं तो ये 37 आएगा, और चेक करना पड़ेगा कि हम जो डिफरेंस ले रहे हो सही है या नहीं। तो देखो 35 में 26 जोड़ो, कितना हो गया यहाँ से 5 6 61, तो ये आया 61। अब 61 इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया है, अब चेक करो ये वाला बैठ रहा है क्या, तो यहाँ से इसके साथ प्लस करते बिल्कुल बैठ रहा है, इसका मतलब यही सीरीज चल रही है और इसका आंसर कितना है 61, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, एक घड़ी है जिसमें 7:30 बजी है, तो एक घड़ी में 7:30 बजी है, ठीक है, तो यहां से घड़ी और यहां से 7:30 बजा देते हैं, ये यहां पर, फिर इसको बजा ही देते हैं। चलो देखो 7:30 का मतलब है मिनट की सुई यहां पर और घंटे की सुई यहां पर, 7 और 8 के बीच में। अब है कि जो मिनट की सुई है वो पश्चिम दिशा को दिखा रही है, तो मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखा रही है, मतलब यहां लिख दो ये पश्चिम हो गया, ठीक है, पश्चिम से आगे जाओगे इधर तो ये उत्तर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और फिर पश्चिम के यहां से अपोजिट पूर्व हो गया और इसके अपोजिट दक्षिण हो गया, ये हो गई सारी दिशाएं। अब क्या पूछा है, तो घंटे की सुई किस दिशा को दिखा रही है, तो घंटे की सुई किस दिशा को, ये वाली, और ये वाली दिशा कौन सी है, इन दोनों के बीच वाली, और उत्तर और पश्चिम के बीच में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, मैं पश्चिम की ओर मुख किए हुए हूं, ठीक है, मैं पश्चिम की तरफ मुख किए, इसका मतलब हो गया घूमने वाला सवाल हो गया। तो देखो किसी का मुंह कहां है, पश्चिम दिशा में, ये रहा, फिर उसके बाद मैं 90 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब द से दायां, तो दक्षिणावर्त का है दायां, दायां मतलब वो यहां आ गया, अब चेहरा यहां पर है, और फिर 135 डिग्री वामावर्त, वामावर्त मतलब अपोजिट 135, तो वामावर्त का मतलब है बायां लेफ्ट, तो 135 का मतलब क्या होता है 90 प्लस 45 डिग्री, तो यहां से आ गया यहां पर, ये हो गया, ठीक है, अभी उसका चेहरा अब यहां पर है, तो बोल रहा है कि बताओ अब मेरा मुंह किस दिशा में है, तो यहां पर है, और ये दिशा कौन सी, ये है साउथ दक्षिण, और ये क्या है यहां से पश्चिम वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम, ये हो गया आपका आंसर, तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट, यदि P प्लस को व्यक्त करता है, Q जो है वो माइनस को, R डिवाइड को, S मल्टीप्लाई को, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 18 है S किसको मल्टीप्लाई, 36 R किसको डिवाइड को, फिर 12, फिर Q किसको माइनस को, 6, फिर P किसको प्लस, और ये है 7, ठीक है। अब देखो इसका लगा देंगे इस पर भाग, तो 18 का 18 हुआ, और 12 का 36 में भाग 3 बार हुआ, माइनस का 6 है ना, प्लस का 7 है, अब 18 3 कितना हुआ 54 हुआ, माइनस का 6 है और प्लस का 7 है, और यहां से प्लस -6 प्लस 7 करो तो यहां से क्या आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, इन दोनों को भी कर सकते हो आप, तो प्लस का 1, तो मतलब इसका आंसर कितना हुआ 55, तो यहां से आंसर आएगा 55, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन में दे रखा है 12, फिर 6 और 6 9 और 18, और नेक्स्ट क्या होगा, कभी भी ध्यान रखना सेम नंबर आ जाए ना तो 99% चांसेस होते हैं कि 1 का गुणा होगा। फिर यहां पर और देखो आप 9 से 18 तो 2 का गुणा और हो रहा है। अब हमें देखना कि यहां का रिलेशन क्या है, अगर 2 गुणा में है तो इनको भी गुणा में ट्राई करो, क्या गुणा हो सकता है, कभी भी कोई नंबर अगर आधा होता है तो वहां पर आधे का गुणा होता है, नंबर आधा मतलब गुणा आधा, ठीक है, तो आधा हो गया 1 हो गया, वहां 2 है तो बीच में बचा क्या, तो आधा 1 और बीच में क्या बचा 1.5 ही तो बचा, तो चेक करो क्या 1.5 का गुणा हो रहा है, तो 6 का 1 से 6 और आधा और, तो 6 का आधा कितना 3, तो 6 3 9 बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब आधा 1 1.5 2, तो आगे कितना होगा 2.5 का गुणा होगा 2.5, और 2.5 का गुणा तो 18 × 2 कितना हुआ 36, 2 तो पूरा और आधा और, तो
36 और 9 कितना हो गया 45। तो इसका राइट आंसर क्या है 45। और यहां से हमारा खत्म पेपर। ठीक है, अब आगे से आपको ध्यान रखना है, पेपर जो है वो पेपर आपको कहां मिलेगा, आपको मिलेगा हमारी ऐप पर। और ऐप का नाम क्या है, MR नरेश सर नाम से ऐप है, आप वो डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको मिल जाएगा पेपर। और कहां पर, फ्री टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे लगे हाथ। ठीक है, रैंक भी आ जाएगी, सब आ जाएगा। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरा जो नंबर है उस नंबर पे जरूर एक बार वार्तालाप करें, 8561890969। ठीक है, चलो मिलते हैं वापस आगे अगले मॉडल पेपर में, तब तक एंजॉय करिए।